चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम इसके अंदर में ये निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन क्या होती है, एंगुलर पोजीशन क्या होती है और फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होती है। ये सारी इंफॉर्मेशंस अब हम अपने इस डेरिवेशन में करेंगे। इस डेरिवेशन में मैंने जो यहाँ पे फिगर बना रखा है वो ये दो स्लिट्स बना रखी हैं। इन स्लिट्स का नाम हम लोग ले लेते हैं से, जैसे ये है S1 स्लिट और ये S2 स्लिट। ये दो स्लिट्स मैंने दिखाई हैं यहाँ पे। ये इसकी सेंट्रल लोकेशन O और जो इन दोनों को इल्यूमिनेट कर रहा है, जो सोर्स इल्यूमिनेट कर रहा है इसको, ये सोर्स हम लोगों ने कहीं यहाँ पे लगा रखा है S। और इनिशियल एजम्पशन हमारा ये रहेगा कि ये दोनों के दोनों जो सोर्सेस हैं S से बराबरी की दूरी के ऊपर है। इसका मतलब ये कि यहाँ से जो भी वेव यहाँ तक पहुंचेगी और जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो दोनों के बीच में इनिशियल फेज 0 रहेगा। तो ये हमारा एजम्पशन हो गया है। तो मैं जो भी एजम्पशंस लेते जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। एजम्पशन हम लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर डेरिवेशंस हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला एजम्पशन हमारा ये कि S1 और S2 जो दोनों स्लिट्स है उसकी दूरी S से बराबर है। ठीक है, यहाँ पे पहला एजम्पशन हमारा ये रहेगा कि S1 दिस इज इक्वल टू S2। इट मीन्स इनिशियल फेज जो है डिफरेंस इन लोगों के अंदर में 0 रहेगा। ये इसका मतलब है। तो पहला एजम्पशन हमारा क्लियर है कि S1 की दूरी और S2 की दूरी बराबर है। ओके, इसी तरीके से हम लोग इनिशियल फेज डिफरेंस इसमें 0 कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये जो हमारा सोर्स है, मान लीजिए ये सोर्स इल्यूमिनेट हुआ और यहां से जो वेव फ्रंट्स निकले हमारे, ये वेव फ्रंट्स जब यहां पे आए तो इन्होंने अपने वेव फ्रंट्स निकालना चालू किया और ये वेव फ्रंट्स स्क्रीन के ऊपर जा करके इंटरफियर करेंगे और कोई ना कोई पैटर्न बनाएंगे। ये पैटर्न किस तरीके का होगा यही हम लोगों को चेक करना है। तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग ओवरऑल व्यू देखेंगे कि वहां से जो वेव फॉर्म्स आ रहा है वो वेव फॉर्म्स स्क्रीन पे आकर के किस तरीके से मिलते हैं। वेदर वी आर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, किस तरीके का पैटर्न हम लोगों को मिल रहा है वो स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे। गॉट द पॉइंट। तो ये तो हो गई हमारी पहली जानकारी। इसके बाद यहां से जो वेव फॉर्म निकलेगा, मान लीजिए किसी डिस्टेंस के ऊपर ये कहीं तो भी तो यहाँ पे जा करके यहाँ से जो वेव फॉर्म निकलता है वो कहीं तो भी तो जा करके किसी पॉइंट P के ऊपर मिल रहा है और S2 से भी एक वेव फॉर्म जाएगा और S2 से जो वेव फॉर्म जाएगा वो भी P पे जा करके कुछ इस तरीके से मिलेगा। S1 और S2 से दोनों जगह से यहां पे जाकर के हमें इस तरीके से वेवफॉर्म्स मीट होते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये तो हो गई इसकी P पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सेंटर ऑफ द स्क्रीन में ले लेता हूं से C, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहां से C से लेकर P तक की जो भी दूरी है इसको हम लोग लीनियर पोजीशन कहते हैं। तो जो लीनियर पोजीशन है, लीनियर पोजीशन
इसको मैंने मान लिया Cp एंड दिस इज इक्वल टू x मान लेते हैं, इसको x के बराबर, ये x के बराबर हम लोग मान लेते हैं। ओके अच्छा, ये जो दोनों वेव्स बन रही है ऐसे तो बहुत सारी जगहों पे बन रही है, मगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, आर्बिट्ररी पॉइंट को ले करके वहां पे सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस लगाएंगे। तो हम लोगों ने जो पॉइंट P लिया है, कोई भी एक आर्बिट्ररी पोजीशन है, ये मैं एक ले लेता हूं कोई सी भी आर्बिट्ररी पोजीशन। आर्बिट्ररी पोजीशन मतलब कोई सी भी पोजीशन जो हमारे मन में आती है वो ले सकते हैं। ओके, अब इस आर्बिट्ररी पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क फ्रिंज बन रही है, इसके लिए हम लोगों को पाथ डिफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है। वहां पे हम लोगों को पाथ डिफरेंस का पता होना जरूरी है। और यहां पे ये जो दूरी है, दोनों स्क्रीन के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल D। इन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल D। और ये जो दोनों स्लिट्स हैं, इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल d। इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल d। स्मॉल d दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, कैपिटल D इन स्लिट्स के और स्क्रीन के बीच की दूरी। ओके, तो ये हम लोगों ने अपना बेसिक आइडिया जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो देखा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग अपना दूसरा एजम्पशन लेंगे। दूसरा एजम्पशन मैं आपको बताता हूं। दूसरा एजम्पशन, ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड ही हम सारे डेरिवेशंस अच्छे से कर पाएंगे। तो दूसरा एजम्पशन ये रहेगा हमारा कि कैपिटल D जो है वो स्मॉल d से काफी ज्यादा बड़ा है। कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। अच्छा, इस एजम्पशन से हम लोगों को मिलेगा क्या? जब कैपिटल D स्मॉल d से बहुत ज्यादा दूर होगा, ये लगभग होता है हमारा 1 मीटर के आसपास, और ये फ्यू मिलीमीटर्स होते हैं, ये बहुत छोटा होता है। ये काफी बड़ा होता है, लगभग 1 मीटर का, और ये कुछ मिलीमीटर्स होते हैं, तो ये बहुत बड़ा होता है, 10,000 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो हम लोग ये यहाँ पे जो एजम्पशन ले रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट एजम्पशन है, जिसके अंदर में हम लोग कैपिटल D को स्मॉल d के से बहुत बड़ा मान करके चल रहे हैं। अगर ये एजम्पशन हम लोग मानते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि S1P, ये जो लाइन दिख रही है आपको S1P, और ये मैं एक और लाइन बनाता हूं इसमें बीच से मिलाता हुआ, ये जो बीच से मिलाती हुई लाइन में बनाता हूं, ये O से मिलाते हुए लाइन बना रहे हैं हम लोग, ये वाली लाइन, ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं दिस इज OP। OP हम लोगों ने इसीलिए फॉर्म किया है क्योंकि हम उसकी एंगुलर पोजीशन निकाल पाए। दिस एंगुलर पोजीशन इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। थीटा को हम लोग कहते हैं एंगुलर पोजीशन, यहां पे एंगुलर पोजीशन कहते हैं हम लोग थीटा को, एंगुलर पोजीशन। मतलब इससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट P है कितने एंगल ऊपर है, यहां पे कितना एंगल ऊपर है ये हमें पता चल जाएगा। और इसकी यूनिट जो रहेगी, इसकी यूनिट्स जो रहती है रेडियंस में नापा जाता है, ये एंगल में नापा जाता है, और ये मीटर या सेंटीमीटर में नापा जाएगा। ये जो लीनियर पोजीशन है और जो एंगुलर पोजीशन है दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमने जो दूसरा एजम्पशन लिया है, क्योंकि D स्मॉल d से बहुत बड़ा है, तो S1P, OP और S2P ये लगभग पैरेलल माने जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट P यहां दिख रहा है एक्चुअल में बहुत दूर है। ऐसे सिचुएशन में तीनों लाइंस को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल मान सकते हैं। पैरेलल टू OP
इज पैरेलल टू S2P। मतलब ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये कुछ इस तरीके से P के ऊपर मिल रही हैं, ये P के ऊपर मिल रही है टूवर्ड्स P। तो ये S1P, SOP और S2P ये सब के सब पैरेलल लाइंस मानी जा सकती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो हमें ये एंगल भी थीटा ही मिलेगा और ये एंगल भी हम लोगों को थीटा ही मिलेगा। ये सारे के सारे एंगल थीटा माने जा सकते हैं हमारे अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। ओके, तो ये रह गया हमारा दूसरा अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो दूसरे अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हम लोगों ने ये बताया कि ये तीनों लाइंस जो हैं अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है। ओके, अब यहां से निकलने वाली वेव फॉर्म और यहां से निकलने वाले वेव फॉर्म में कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि देखिए ये आप देख सकते हो, अगर मैंने P पॉइंट इसके ऊपर लिया है तो ये P पॉइंट इससे नजदीक है और ये वाला पॉइंट जो है यहां से P पॉइंट थोड़ा सा दूर है। तो इन दोनों के बीच में जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो उस पाथ डिफरेंस की मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। हम लोग उस पाथ डिफरेंस की मदद से ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन, डार्क फ्रिंज की लोकेशन, ये सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस है ये कैसे कैलकुलेट करें, पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं। मैं यहां से क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां से S2P के ऊपर। जैसे ही मैं S2P के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम दे देता हूं N। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये जितना ये जो है ये एक्स्ट्रा चली है, ये वाली वेव S2 से निकलने वाला वेव फॉर्म P तक पहुंचते पहुंचते इस यहां से निकलने वाले वेव फॉर्म से इतना ज्यादा चली है। तो S2N विल बी द पाथ डिफरेंस, S2N विल बी आवर पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा। ओके, अब इस पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यही कैलकुलेट करने का बहुत बड़ा हमारा एम है। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारे पास में ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इसके हिसाब से ये वाला जो एंगल मिलेगा ये एंगल मिलेगा मुझे थीटा। ओके, अब आप इस ट्रायंगल में देखिए S1 S2 N में, इन ट्रायंगल S1 S2 N, इन ट्रायंगल S1 S2 N, यहां से अगर हम ड्रॉ करें ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, ये स्मॉल d है, ये S2N, ये एंगल है हमारे पास थीटा, ये है हमारे पास S1। तो अगर आप इस ट्रायंगल को यहां से देखेंगे, इस ट्रायंगल को अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, S2N अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज S1 S2। तो साइन थीटा हमें मिलेगा S2N अपॉन स्मॉल d, S2N विल बी इक्वल टू स्मॉल d
साइन थीटा, ये हम लोगों को मिल जाएगा S2n की वैल्यू। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब इसके बाद में मेरा तीसरा एजम्पशन, ये मैं तीसरा एजम्पशन ले रहा हूं, एजम्पशन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। एजम्पशन नंबर 3, ये एजम्पशन नंबर 1, ये एजम्पशन नंबर 2 और ये एजम्पशन नंबर 3। एजम्पशन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशन नंबर 3 में चूंकि ये स्क्रीन की दूरी बहुत काफी दूर होता है ये, और ये जो पोजीशन है हमारे पास P की, ये पोजीशन बहुत ज्यादा दूर नहीं होती है, बहुत नजदीक होती है इसके, क्योंकि फिगर हम लोग क्लियरली बना नहीं पाएंगे ना। तो ये पॉइंट P एक्चुअल में जो है, ये पॉइंट P जितना दूर दिख रहा है उतना दूर होता नहीं है, ये पॉइंट P इसके बहुत नजदीक होता है। ठीक है, तो ये बहुत नजदीक होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास CP के बीच की दूरी है x, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास x की जो वैल्यू होती है ये भी कैपिटल D से बहुत छोटी होती है। मतलब D इज मच मच ग्रेटर देन x, D इज मच मच ग्रेटर देन x। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बनता है थीटा, एंगुलर पोजीशन, ये जो एंगुलर पोजीशन होगी ये बहुत नजदीक होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगी, दैट रीचेस टू 0। ये जब ये पॉइंट P यहां से यहां गिर जाएगा, अगर पॉइंट P नीचे गिर जाएगा, ये पॉइंट P काफी नजदीक होगा, तो ये एंगल भी बहुत छोटा बनेगा, ये एंगल बहुत छोटा बनने वाला है। ऐसे छोटे छोटे एंगल्स के लिए जब थीटा बहुत नजदीक होता है 0 से, तो ऐसे सिचुएशन में साइन थीटा जो है वो अप्रोच करता है थीटा को, और थीटा अप्रोच करता है टैन थीटा को। ऐसी सिचुएशन में हम लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा हमारे पास अप्रोच होता है टैन थीटा के बराबर। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख सकते हैं S2n विल बी इक्वल टू D टाइम्स टैन थीटा। ये हमारे पास मिलेगा दूसरा वैल्यू, S2n विल बी इक्वल टू D टैन थीटा। अच्छा, ये है हमारा पाथ डिफरेंस, S2n इज आवर पाथ डिफरेंस। अब इसी ट्राइंगल में टैन थीटा क्या मिलेगा, टैन थीटा मिलेगा हमारे पास, टैन थीटा मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, या फिर आप इस यहां पे इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल POC टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे कितना हम लोगों ने एज्यूम किया है, दिस इज x, ये हमने x एज्यूम किया है। तो टैन थीटा इन ट्राइंगल OPC, इन ट्राइंगल OPC, इन ट्राइंगल OPC टैन थीटा हमारे पास कितना है, x अपॉन d। तो ऐसी सिचुएशन में जो पाथ डिफरेंस आएगा, हेंस पाथ डिफरेंस जो हम लोगों को मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, पाथ डिफरेंस मिलेगा S2n इज इक्वल टू D टाइम्स x अपॉन कैपिटल D। ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस। फाइनली हम लोगों ने पाथ डिफरेंस निकाल लिया है, और पाथ डिफरेंस आ गया हमारा dx अपॉन कैपिटल D। ये पाथ डिफरेंस हम लोगों को मिल चुका। अब इस पाथ डिफरेंस की मदद से हम लोग ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस
मतलब ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए हम लोगों को मिलता है पाथ डिफरेंस कितना, n लैम्डा के बराबर। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस होता है हमारे पास में n टाइम्स लैम्डा के बराबर। तो क्यों ना इस पाथ डिफरेंस को इस पाथ डिफरेंस से इक्वेट कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों के दोनों है तो पाथ डिफरेंस ही, ठीक है। तो इक्वेट अगर हम लोग करें, इक्वेटिंग, तो हम लोगों को क्या मिलता है, डी एक्स अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। तो यहां से x की पोजीशन क्या मिलेगी, x विल बी इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। याद करने के लिए n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये फॉर्मूला हम लोगों के लिए है। दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। और nth ब्राइट फ्रिंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, xn ब्राइट वाली दैट इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हमने पता कर ली। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे n की वैल्यू हम लोगों को पता ही है, n की वैल्यू होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से n की वैल्यू होती है। तो यहां पे मैं सबसे पहले 0th फ्रिंज देखता हूं, तो x0 ब्राइट वाली अगर देखें तो ये आ जाएगा 0। अगर n की जगह 0 रखेंगे तो ये हमें मिलेगी पोजीशन 0, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिया है, n की वैल्यू मैंने ली है 0। अगर मैं पहली पोजीशन देखूं x1, तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहां पे मैंने लिए n की वैल्यू 1। अगर मैं सेकंड पोजीशन निकालूं, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यहां पे मैंने लिए n की वैल्यू 2। सिमिलरली थर्ड पोजीशन के लिए 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यहां पे मैंने n की वैल्यू लिए 3। और इसी तरीके से हम लोगों को ब्राइट फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंटर के ऊपर हम लोगों को मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, और इस ब्राइट फ्रिंज का नाम हम लोग देंगे x0। यहां पे मिल रही है x0। दूसरी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d के ऊपर, मतलब दूसरी ब्राइट फ्रिंज कहीं तो भी तो यहां होगी, दिस इज x1। अगर यहीं पे मैं माइनस वैल्यू लेता तो माइनस लैम्डा D अपॉन स्मॉल d आती, तो वो नीचे वाली लोकेशन बता देता, दिस इज x1 ब्राइट वाली। उसके बाद में सेकंड पोजीशन है 2 टाइम्स लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, दिस इज 1 टाइम्स लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। यहां पे दूसरी पोजीशन हमें मिलेगी यहां पे x2 ब्राइट फ्रिंज की। सिमिलरली तीसरी पोजीशन यहां पे मिलेगी, और इसी तरीके से ब्राइट फ्रिंजेस नीचे भी मिलने वाली है हम लोगों को, इस तरीके से नीचे भी मिलने वाली है हम लोगों को ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये इस तरीके से सारी ब्राइट फ्रिंजेस हम लोगों को मिल जाएंगी। ओके, अब आता है ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हमने निकाल ली। अब हम लोग लेंगे डार्क फ्रिंजेस, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए। फॉर डार्क फ्रिंजेस मतलब ये आता डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए हम लोगों के पास पाथ डिफरेंस कितना होता है, यहां पे हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है n + 1/2
लैम्डा n प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और यहां पे भी n की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरीके की वैल्यूज हम लोगों को मिलती है। ये डार्क फ्रिंजेस के लिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इस वैल्यू को हम लोग इक्वेट करेंगे इस पाथ डिफरेंस के साथ में, तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू d स्मॉल x अपॉन कैपिटल D। तो यहां पे x की जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को मिलेगी 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल d। ये वैल्यू मिलेगी हम लोगों को x की, जिस प्रकार हमने यहां पे निकाला था। ये पोजीशन मिल जाएगी हम लोगों को डार्क फ्रिंज की। दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ये डार्क फ्रिंज की हम लोगों को पोजीशन मिल गई। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x nth डार्क फ्रिंज लिखना चाहिए मुझे, nth डार्क फ्रिंज, xn डार्क d, this will be equal to 2n plus 1 lambda capital D upon 2 times small d। अब इसी तरीके से जैसे मैंने यहां पे निकाला था, यहां पे डार्क फ्रिंजेस की सारी पोजीशंस में निकालता हूं, तो यहां पे अगर मैं x नॉट निकालूं डार्क फ्रिंज की, तो ये मिलेगा 0 रखने पे यहां पे 1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर मैं 1 की वैल्यू रखूं तो 1 रखने पे ये हो जाएगा 3, दिस इज 3/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सेकेंड पोजीशन रखूं तो हो जाएगा n की जगह 2 रखने पे 5/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहाँ पे n की वैल्यू मैंने रखी है 0, यहाँ पे n की वैल्यू रखी है 1 और यहाँ पे n की वैल्यू रखी है 2। तो आप देख सकते हो इसके अंदर में पहली डार्क फ्रिंज लैम्डा d अपॉन स्मॉल d के हाफ पे आ रहा है। मतलब पहला जो मेरा डार्क फ्रिंज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज आ रहा है मेरे पास पहला वाला, और इस डार्क फ्रिंज की लोकेशन जो है 1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है। ये मेरे पास डार्क फ्रिंज आ रहा है पहला वाला, और सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा हमारे पास डार्क फ्रिंज, यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5, मतलब यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे आएगी, और कुछ इस तरीके से डार्क फ्रिंजेस ऑल्टरनेटिवली ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में आती रहेंगी। ये पोजीशन है हमारे पास। ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने बताया है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और जबकि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये है हमारे पास 1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ओके, तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस आते जाते हैं। सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट रहेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस तरीके से हम लोग को पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल फ्रिंज हमें मिलती है ब्राइट, फिर डार्क दोनों तरफ, फिर ब्राइट दोनों तरफ, फिर डार्क दोनों तरफ, फिर ब्राइट। इस तरीके से हम लोग को फ्रिंज पैटर्न मिलता है। तो यदि मुझे फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फ्रिंज विड्थ तो फ्रिंज की जो विड्थ होती है
इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं और ये फ्रिंज विड्थ निकाली जाती है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज फंसी हुई है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज है, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क। तो यदि मुझे डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज फॉर डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो मुझे किसी भी एक के बाद एक आने वाले ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। मतलब अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से इसकी दूरी माइनस इसकी दूरी, वैसे ही अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो सेंटर से इसकी दूरी माइनस इसकी दूरी, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए बीटा डार्क विल बी इक्वल टू xn ब्राइट माइनस उससे पहले वाला जो फ्रिंज रहेगा, दिस इज nth ब्राइट फ्रिंज, तो n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज के साथ में अगर मैं इसकी दूरी निकालूं तो मुझे डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। ये nth ब्राइट फ्रिंज है और उससे पहले वाली n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज, इसके बीच की दूरी निकाले तो हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाती है। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए मैं दो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ लेता हूं। xn कितना है हमारे पास, n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहां पे तो मैंने n की जगह पे n ही रखा है और यहां पे n की जगह पे n माइनस 1 रख दिया है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे क्या मिलेगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये कटेगा इससे और हम लोगों को मिलेगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये हम लोगों को मिल जाएगी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलेगी। अब यदि मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो अब चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो पहले आप इसको फटाफट लिख लीजिए। इस पूरे डेरिवेशन में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इन तीन एजम्पशंस का। आप इन तीन एजम्पशंस को ध्यान से देखिए क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड पूरा डेरिवेशन हुआ है। तो आप इसको पहले लिखिए, फिर मैं आपको फ्रिंज विड्थ ब्राइट वाले की बताता हूं। ठीक है, फटाफट इसको कीजिए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए मैं किसी भी कंसेक्यूटिव आने वाली डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा। मतलब यदि ब्राइट फ्रिंज की आपको चौड़ाई निकालनी है तो डार्क फ्रिंज की निकालिए डिस्टेंस और उसके पहले वाले डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी विड्थ हम लोगों को मिल जाएगी। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालने के लिए हम लोग के पास जो सिंपल फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इक्वल टू nth डार्क फ्रिंज माइनस n माइनस 1th डार्क फ्रिंज। इस तरीके से हम लोग जो है दो कंसेक्यूटिव आने वाली डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस की डिफरेंस निकाल करके हम लोग ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकाल सकते हैं, मतलब विड्थ निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला, ओके, 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल d। तो ये हम लोगों को मिलेगा 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल d माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। कुछ नहीं किया है मैंने, यहां पे तो n का फॉर्मूला हमें दिया ही हुआ था, ये फॉर्मूला मैंने जस्ट का तस यहां पे रखा है
और इसी फॉर्मूले में n की जगह पे n-1 रख के उसके पहले वाले जो है डार्क फ्रिंज की लोकेशन मैंने निकाली। दिस इज nth ब्राइट डार्क फ्रिंज की लोकेशन, दिस इज n-1th डार्क फ्रिंज की लोकेशन। तो यदि इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो ये मिलेगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2d माइनस 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2n-2 + 1, तो 2n-2 + 1 हो जाएगा 2n-1 इसको सॉल्व करने पे। और यदि हम लोग इसके अंदर में बीटा ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d कॉमन ले ले, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d कॉमन ले ले, तो ये हम लोगों को मिलेगा 2n+1 माइनस 2n-1। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे मिलेगा 2n+1 माइनस 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, ये 2n से गया 2n, ये आ गया 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, ये 2 से गया 2। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हम लोगों को मिलेगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब आप देख सकते हैं ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है और जो डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है, देखिए एग्जैक्टली सेम है। तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट बीटा ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू बीटा ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू, दोनों को बीटा मान लेते हैं। तो दोनों को अगर बीटा मान ले, मतलब इसका मतलब यह है डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है और जो ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है ये दोनों इक्वल है, सेम टू सेम है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम लोग को जो जनरल मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा वो मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये हम लोगों को फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब इस फ्रिंज विड्थ के बाद इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है ना। जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाते जाओ आपकी फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d ऑल्सो। आप ये डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो भी फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये घटाओगे तो फ्रिंज विड्थ फिर भी बढ़ेगी। तो इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद में एक बहुत खास चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर पोजीशन। अभी हम लोगों ने ये जो निकाली थी, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर पोजीशन। इसको हम लोग कहते हैं कौन सी पोजीशन? लीनियर पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर पोजीशन। ये वाली दूरी, एंगुलर पोजीशन हमेशा थीटा से आता है। तो एंगुलर पोजीशन जो हम लोग निकालते हैं, एंगुलर पोजीशन जो हम लोग निकालते हैं, दिस थीटा, दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x अपॉन d ये होता है हमारे पास में x अपॉन d, कैपिटल D, x अपॉन कैपिटल D। तो यदि मुझे एंगुलर पोजीशन निकालनी है इसकी, तो इसकी एंगुलर पोजीशन, ब्राइट फ्रिंज की जो मुझे एंगुलर पोजीशन मिलेगी वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज किस तरीके से लिख सकते हैं? थीटा एन ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा अपॉन d। ये हम लोग को ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन मिलती है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको इस फॉर्मूले से केवल कैपिटल D गायब करना है। आप इस फॉर्मूले में x अपॉन कैपिटल D में x को कैपिटल D से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये वाला टर्म हट जाएगा, तो वो एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी। सिमिलरली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके
हम लोगों को अगर निकालनी हो एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2d। इसमें भी यही करना है हम लोगों को, यहां पे से कैपिटल डी हटा देना है, एंगुलर पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों को मिल जाएंगे एंगुलर पोजीशन के। एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला होता है x अपॉन डी। यू कैन से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो उसको अपन ने x अपॉन डी लिखा है। इससे हम लोगों को एंगुलर पोजीशन भी मिल जाती है। ओके, तो ये सारे डेरिवेटिव पार्ट हो गए। अब हम लोग को इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं, तभी हम लोगों को इसके जो कॉन्सेप्ट्स है बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। ध्यान रहे एजम्पशंस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बिना उसके डेरिवेशन करना बहुत तकलीफ वाला काम है। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे।